तो हम लोग जहाँ पे ग्रेविटेशन कल रुके थे उससे आगे प्रोसीड करेंगे। देखो शेल थ्योरम हम लोग कल कर भी रहे थे। मैं एक बार इसको कंटिन्यूएशन में लाने के लिए एक बार जल्दी से बता दूं कि क्या हम लोगों ने शेल थ्योरम में, न्यूटन शेल थ्योरम में किया था। सो न्यूटन का जो शेल थ्योरम था वो ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक स्फेरिकल शेल है या फिर सॉलिड स्फीयर है, दोनों केस में, तो या तो शेल है या स्फीयर है, दोनों केस में अगर इसका मास m है और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है जो कि डिस्टेंस r पे है, और इसका जो रेडियस है, लेट्स से ये जो स्फेरिकल शेल या फिर स्फीयर है उसका रेडियस अगर r है, सो इफ द पॉइंट r इज ग्रेटर देन r, कैपिटल R, मतलब ये पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट है इस स्फीयर के रेस्पेक्ट में, इस स्फीयर के रेस्पेक्ट में बाहर लाई कर रहा है ये पॉइंट मास m, तो उस केस में ये पूरा जो मास है दैट विल बी concentrated, that will be concentrated at the center of this mass. So we will assume this whole mass to be concentrated at the center of this sphere, और इस पॉइंट मास के वजह से जितना यहाँ पे फोर्स होता उतना ही फोर्स इस पूरे स्फीयर या सेल के वजह से होगा। सो पॉइंट मास अगर यहाँ पे इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है ना, तो उसके वजह से जो फोर्स होगा F विल बी इक्वल टू GMM अपॉन R²। ठीक है, तो बाहर वाला जो फोर्स है, बाहर अगर कोई पॉइंट है उस पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज सेम एज द फोर्स विच इज एक्टेड अपॉन बाय अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट केप्ट एट ए डिस्टेंस स्मॉल r। ओके, अगर सेकेंड पॉइंट ये कहता है इफ अ पॉइंट लाइज इनसाइड द यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल, अगर यही पॉइंट अगर इस स्फेरिकल सेल के अंदर कहीं पे लाई कर रहा है स्मॉल m, तो उस केस में इफ r इज लेस देन कैपिटल R, सो अगर हम लोग सेल की बात करते हैं उस समय फोर्स जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर हम लोग शेल के जगह सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं, तो अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट मास m है विच इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये एक स्फीयर बनाते हैं। ये जो स्फीयर है इसको टच करता हुआ जो स्फीयर होगा इस सेंटर को लेके, तो जो इसके अंदर जो मास है, द मास विच इज इनसाइड दिस स्मॉल m, तो वो स्फेरिकल मास के वजह से ही बस इस पे फोर्स लगेगा। बाहर वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन के वजह से, ये वाला जो रीजन है इसके वजह से देयर विल बी नो फोर्स एट दिस पॉइंट। तो जो मास इसके बाहर के रीजन में लाई कर रहा है उसके वजह से कोई फोर्स नहीं होगा, जो मास इसके अंदर लाई कर रहा है उसी के वजह से बस फोर्स होगा। सो ये तीन कॉन्सेप्ट है जो कि न्यूटन शेल थ्योरम के अंदर आता है, ये हम लोग कल डिस्कस किए थे। पहला वाला अब ये पॉइंट था जो कि बहुत सिंपल है कि अगर पॉइंट मास इज लोकेटेड आउटसाइड द स्फीयर और स्फेरिकल सेल, दिस होल मास इज considered center, considered at the center of this sphere or spherical cell, right? So gravitational force on point mass small m is given as F is equal to gmm upon r². So magnitude of the gravitational force of the sphere on point mass m is such that as if entire mass of the sphere were concentrated at the sphere center. ठीक है? Now, second one is a point mass m located within the volume enclosed by the sphere itself. So let the point mass m lie at a distance r. मान लो हमारे पास एक मास m है, ये डिस्टेंस r पे लाई कर रहा है और पूरा रेडियस कैपिटल R है, तो रीजन जो r माइनस r वाला जो रीजन होगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r वाला जो रीजन होगा, इसके वजह से देयर विल बी नो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस मास m। जो रीजन 2 है, रीजन 2 है जो कि स्मॉल r जिसका रेडियस है,
उसके वजह से जो फोर्स होगा that will be only the force which would be acting on this. So each individual cell exerts zero total gravitational force on mass m. ये अगर इसको हम लोग माने कि कई सारे सेल्स से बना हुआ है तो हर सेल का जीरो फोर्स होगा, और इसीलिए ये जो टोटल मास है जो बाहर लाई कर रहा है उसके वजह से फोर्स यहाँ पे जीरो होगा इस स्मॉल एम पे। जो फोर्स होगा वो बस रीजन 2 वाला जो मास जो इसके अंदर है उसी के वजह से होगा। So if the sphere is uniform, the fraction of mass that lies within R, तो अब देखो इसके अंदर जो फ्रैक्शन लाई कर रहा है तो वो निकालना अगर हमें होगा, मान लो m डैश है मास, इस रीजन 2 वाले का जो मास है वो m डैश है। सो m डैश क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल मास m है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब इनटू द वॉल्यूम which is inside, वॉल्यूम इनसाइड कितना है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो 4/3 पाई को अगर हम लोग दोनों तरफ कैंसिल कर देते हैं सो m टाइम्स r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। सो ये हमारा मास m डैश हो गया जो कि इसके अंदर लाई कर रहा है। अब तो ये m डैश इज इक्वल टू m टाइम्स r क्यूब अपॉन r क्यूब जो अभी हम लोग करके निकाल के दिखाए। सो इसी मास के वजह से तो बस फोर्स लग रहा है इस पे अंदर। तो ये जो अंदर वाला मास है जो इस पे फोर्स लगा रहा है, इस स्मॉल m पे जो फोर्स लगा रहा है ये वाला मास m डैश लगा रहा है, m डैश का ये वैल्यू है स्मॉल m। तो जो फोर्स होगा वो फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू जी m डैश इंटू स्मॉल m अपॉन यहाँ पे जो इसका जो रेडियस है, ये जो रेडियस हो जाए डिस्टेंस हो जाएगा दिस r स्क्वायर। सो इसको हम लोग लिखेंगे m डैश को हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल M r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसको कट करेंगे एक r बचेगा, सो g कैपिटल M स्मॉल m r अपॉन R क्यूब, ये हमारा फोर्स हो गया है ना, g कैपिटल M अपॉन, सो g mm अपॉन R क्यूब इंटू स्मॉल r। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. So thus the magnitude, of the gravitational force on mass m is directly proportional to distance of m from the center of the sphere. So ये जो g mm upon r square है, तुम ये देखो कि जो अंदर जो ये जो मास m है राइट, ये जब तक अंदर रहेगा स्फीयर के वहां तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। ये सारे चीजें तो कांस्टेंट्स है ना, ये सारे कांस्टेंट है, वेरिएबल बस स्मॉल r है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r यहाँ तक। और इसके बाहर जो था वो हम लोगों ने देखा था जी एम एम अपॉन स्मॉल r का होल स्क्वायर जो f का वैल्यू था। तो वहां पे f क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस था। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्ट्रेट लाइन तुमको मिलेगा, लीनियर रिलेशन मिलेगा, और ये नॉन लीनियर रिलेशन मिलेगा डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मैक्सिमम फोर्स जो होता है वो कहाँ पे होता है, सरफेस ऑफ द स्फीयर पे होगा। सो ये जो ग्राफ है दिस शोज अ वेरिएशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m, ठीक है, versus its radial distance r from the center of uniform sphere of mass m and radius r. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब ये क्वेश्चन एक है काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको माना जाता है। सो एक सेकेंड होल्ड करना।
जस्ट गिव मी 2 मिनट्स बच्चों, 2 मिनट। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तुम लोग को याद होगा, जब हम लोग सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट कर रहे थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट कर रहे थे, दोनों में इसका रोल आया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि जहां पे कोई मास हम लोग निकाल लिए हैं, राइट, तो जैसे यहाँ पे एक पूरा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, उसमें से एक हॉलो कर दिया हम लोगों ने, एक स्फीयर अंदर से निकाल लिया, तो एक सॉलिड स्फीयर ऑफ लेड हैज अ मास कैपिटल एम, इसका टोटल मास कैपिटल एम है और रेडियस आर है, राइट, इसका जो रेडियस है ये कैपिटल आर है, यहाँ पे मेंशन्ड भी है, ठीक है। अ स्फेरिकल हॉलो इज डग आउट फ्रॉम इट, इसके अंदर से एक हम लोग एक स्फीयर को डिग आउट करके निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। इसका जो रेडियस है ये रेडियस होगा r अपॉन 2। क्यों रेडियस r अपॉन 2 होगा? क्योंकि इसका जो रेडियस है ये छोटे वाले का डायमीटर है, तो छोटे वाले का रेडियस r बाई 2 हो जाएगा, और इसका जो सेंटर है, सेंटर o डैश हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। So a solid sphere of lead has mass m and radius r। अगर ये पूरा solid sphere जिस समय था उस समय इसका mass m और radius r था। A spherical hollow is dug out from it। इसके अंदर से एक छोटा सा hollow sphere हम लोग निकाल लेते हैं। Its boundary passing through the center। इस जो sphere को हम लोगों ने निकाला वो boundary pass कर रहा है center से। So its boundary passing through the center also touches the boundary of the solid sphere, ठीक है। तो ये दूसरे तरफ इसके बाउंड्री को टच कर रहा है। Deduce the gravitational force on mass m placed at p। यहाँ पे एक मास m हमने रख दिया है p at a distance r from o along the line of centers। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि ये जो बचा हुआ मास है उसके वजह से जो फोर्स है और ये जो मास निकाल लिया उसके वजह से जो फोर्स है, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मास के वजह से जितना फोर्स था वो निकल जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। सो अब पहले हम लोग ये जो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अगर हम लोग देखें, force due to total mass m is equal to force due to remaining mass plus force due to hollowed mass, जो हम लोग रिमूव किए, ठीक है। सो टोटल मास m के वजह से जो फोर्स है ना, फोर्स ड्यू टू टोटल मास m के वजह से जो है, दिस इज इक्वल टू, मान लो इसको हम लोग f करते हैं तो रिमेनिंग मास का f1 है और जो हॉलोड मास है उसका f2 है। हम लोग को निकालना है रिमेनिंग मास का, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ मास m प्लेस्ड एट p विच इज एट ए डिस्टेंस r। सो हम लोग को जो रिमेनिंग मास है उसके वजह से निकालना है। अब हम लोग को देखो जो टोटल फोर्स है f का वैल्यू, सबका वैल्यू देख लो कैपिटल। अच्छा, इससे हम लोग को अब रिमेनिंग मास f1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f माइनस f2 हो जाएगा। वैल्यूज अगर देखोगे, f का वैल्यू देखोगे, सो f इज इक्वल टू gm अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, और जो यहाँ पे f2 निकालते हो जो हॉलोड मास, अब हॉलो मास से जो इसका डिस्टेंस है, मान लो ये पॉइंट o डैश है, o डैश p अगर तुम लोग निकालोगे तो o डैश p क्या हो जाएगा, इस r में से r बाई 2 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे, जो r है यहाँ o से लेके p तक का जो डिस्टेंस है r है, उसमें o डैश सब्ट्रैक्ट कर लो, मतलब r बाई 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो o डैश p निकल जाएगा, इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है।
तो ये r माइनस आर बाई टू हो गया ओ डैश पी, राइट। अब उसके बाद हम लोग कर रहे हैं ये F2 का जो वैल्यू है, दिस इज जी एम एम भी था, स्मॉल एम भी था। सो जी, अच्छा इसका जो मास है, ये जो एम डैश, ये जो रिमूव किए है ना, मान लो ये जो मास है, इसका जो मास होगा इसको हम लोग एम डैश मान लेते हैं, ठीक है। सो ये जो एम डैश होगा जी एम डैश अपॉन आर माइनस कैपिटल आर बाई टू का होल स्क्वायर। अच्छा एम डैश का वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? एम डैश का वैल्यू निकालने के लिए मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लो, m डिवाइडेड बाय 4/3 πr क्यूब, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। और वॉल्यूम जो रिमूव कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 4/3 πr/2 का होल क्यूब, है ना। मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट स्मॉल स्फीयर विल गिव यू द मास ऑफ द स्मॉलर स्फीयर। पॉइंट क्लियर? 4/3 π 4/3 π कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं m इंटू r क्यूब इंटू 8, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो हमारा जो वैल्यू बचा दिस इज m/8। तो m डैश इज इक्वल टू, ये जो m डैश का वैल्यू है वो m/8 निकल गया। अब वंस यू हैव फाउंड दिस, यू कैन सब्स्टिट्यूट इट हियर, g इंटू m/8 डिवाइडेड बाय r माइनस r/2 का होल स्क्वायर, राइट। अब आप क्या कीजिए, एफ पता है, F2 पता है, तो F1 विल बी इक्वल टू जी कैप, अच्छा ये स्मॉल एम यहाँ पे भी भूल जाएंगे, जी कैपिटल एम एम आर स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम एम 8 टाइम्स r माइनस r/2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू जी कैपिटल एम एम आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस, यहाँ पे देखो आर स्क्वायर तो था नहीं, तो तुम क्या करो, ऊपर आर स्क्वायर और नीचे आर स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। या इसी में आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कर लो यहाँ पे। सो ये क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर तो बाहर हो गया जी एम एम, तो 1 माइनस 1/8 टाइम्स, ये आर तुम बाहर निकाल लिए हो यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं, ये इसमें हम लोग आर और आर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, स्मॉल आर और स्मॉल आर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर बाहर हो गया है इसमें से, तो ये r/2r बचेगा, 1 माइनस r/2r बचेगा, ठीक है। सो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर 1 माइनस 1/8 टाइम्स 1 माइनस r/2r का होल स्क्वायर। सो ये हमारा वैल्यू है फोर्स का, रिमेनिंग पोर्शन की वजह से जो फोर्स है उसका। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लो फटाफट। लिख लिया आप लोगों ने?
लिख लिया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 3 particles each of equal mass m are situated at the vertices of an equilateral triangle of side L. So 3 पार्टिकल है ना, इन तीनों का मास m है, और लेट्स से जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो ए बी सी है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं नीचे तक, ये पॉइंट डी हो गया, ये ओ है, और ये एक सर्कल को अगर हम लोग कंप्लीट कर लें, ठीक है, इस सर्कल का रेडियस आर हो गया, ठीक है। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये देखो कि ये जो डिस्टेंस है, अगर हम लोग के पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये ए बी सी और ये डी है, ये ओ है, ये एल है, ये एल बाई टू है, सो ए डी इज इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय फोर, सो 4l² माइनस एल स्क्वायर 3l² बाय फोर, सो इसको हम लोग √3l/2 भी कह सकते हैं। तो ये ए डी का वैल्यू हो गया। एओ जो होगा वो 2/3 ऑफ ए डी होगा, क्यों? क्योंकि ओ जो है मीडियन होता है, जो कि इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। जो हमारे पास जो ये मीडियन है, मीडियन को सेंट्रॉइड जो है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, और बिकॉज ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जो एल्टीट्यूड है वही मीडियन भी होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया, और ये AO का वैल्यू 2/3 AD, मतलब 2/3 टाइम्स √3/2L हो गया। तो ये 2 कट गया, ये क्या हो गया, L/√3, इसका वैल्यू हो गया AO का, जो कि R के बराबर है। अब हम लोग के पास देखो कॉन्सेप्ट क्या है, 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ equal mass m are situated at the vertices of an equilateral triangle of side L. What should be the velocity of each particle so that they move on a circular path without changing the L? तो हमें हम लोग को बेसिकली इनका वेलोसिटी निकला है, ये इस इधर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ये इधर v वेलोसिटी से, ये इधर v वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। अब जो ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन में मूव करने की वजह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है m और m, a और b के बीच में और a और c के बीच में। तो अगर एक पार्टिकल जो a पे है उसको कंसिडर करें, सो कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m एट a, तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स acting on m at a is equal to सेंट्रीपिटल फोर्स, यही ग्रेविटेशनल फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सो ग्रेविटेशनल फोर्स देखो F है, F cos 30 ट्वाइस ऑफ F cos 30, क्योंकि ये इसका भी एक कंपोनेंट होगा, इसका भी एक कंपोनेंट, इनका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बैलेंस हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट उसको रेडियल कंपोनेंट जो है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 2F cos of 30 डिग्री। सो 2F cos of 30 डिग्री इज इक्वल टू mv² अपॉन रेडियस r। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू
और फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके बराबर है, जी कैपिटल एम इंटू एम बाय एल स्क्वायर इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3/2 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एम इंटू वी स्क्वायर, और जो आर का वैल्यू है वो क्या है, L/√3 है। अब देखिए ये m कैंसिल हो गया, राइट, इसको हम लोग ये 2 को कैंसिल कर लेंगे और एक L को यहाँ पे कैंसिल करेंगे, L बचेगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचा, सो दिस इज Gm/L इंटू √3 इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू √3, ये √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 और √3 कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू Gm/L, ठीक है, और v इज इक्वल टू √Gm/L, तो ये v का वैल्यू √Gm/L। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. अब देखो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी कैसे करेगा, हाइट के हिसाब से, डेप्थ के हिसाब से, शेप ऑफ अर्थ के हिसाब से, और रोटेशन ऑफ अर्थ के हिसाब से। तो 4 चीज पे डिपेंडेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उन सबको हम लोग अभी देखेंगे। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो हम लोग को पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस सरफेस ऑफ अर्थ पे है, उसका मास m है, तो उस पे जो फोर्स लग रहा होता है उस पार्ट आर्टिकल बॉडी पे, वो Gmm/r², जहाँ पे कि मास ऑफ अर्थ कैपिटल M है, रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल R है, स्मॉल m जो है मास ऑफ बॉडी है जिसपे हम फोर्स देख रहे हैं। सो बिकॉज ये डिस्टेंस r है तो Gmm/r² हमने कर लिया। हमें ये पता है कि फोर्स होता है किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू, मास इंटू एक्सेलरेशन हमारा फोर्स होता है। एक्सेलरेशन यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से जो है उसको g से रिप्रेजेंट करते हैं, तो g कैपिटल M/mm/r² हो गया, स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू Gm/r²। ठीक है, सो ये जो स्मॉल g का वैल्यू है दिस इज इक्वल टू Gm/r² हो गया। नाउ g इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ मास एंड रेडियस, तो मास और रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म्स में ये हो गया फॉर्मूला। डेंसिटी के टर्म्स में हम लोग क्या करेंगे कि इसी को लिख सकते हैं, डेंसिटी अगर इसका रो है अर्थ का, और हम लोग मानते हैं कि रो जो है एवरेज डेंसिटी है अर्थ का, यूनिफॉर्म है यहाँ पे, 4/3 पाई इंटू r³, ये वॉल्यूम हो गया अर्थ का, इंटू एवरेज डेंसिटी रो हो गया, डिवाइडेड बाय r², राइट। तो ये r², इसको कैंसिल करेंगे, r बचेगा, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू रो इंटू जी, ठीक है, तो 4/3 पाई रो इंटू जी इंटू आर हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों का वैल्यू हो गया स्मॉल जी का। तो स्मॉल जी
अगर डेंसिटी और रेडियस के टर्म्स में हम लोग को वैल्यू लिखना है तो ये हमारा वैल्यू होता है डेंसिटी एंड रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म्स में। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? Yes, sir. Now, from the expression small g is equal to gm upon r square, which is 4 by 3 pi rho into gr, it is clear that the value of g depends upon the mass, radius and density of the planet. तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है किन किन चीज पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंडेंट है, रेडियस पे डिपेंडेंट है और डेंसिटी ऑफ प्लैनेट पे। देखो मास पे डिपेंडेंट, रेडियस पे डिपेंडेंट और डेंसिटी ऑफ प्लैनेट पे डिपेंडेंट है। बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, शेप एंड डेंसिटी ऑफ द बॉडी प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। वो जो स्मॉल एम था उस पर तो कहीं पे भी डिपेंडेंट नहीं है। जिस ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, जिस बॉडी पे हम लोग कह रहे हैं कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना है, उसके मास पे तो नहीं डिपेंड कर रहा है। सो इन अदर वर्ड्स, all the bodies on a given planet experience same acceleration irrespective of their mass। जितने भी बॉडी प्लैनेट में उन सब पे सेम एक्सेलरेशन लगेगा उनके मास irrespective of their mass। सेकंड कह रहा है द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ m by r square और रो r, द ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ g फॉर दैट प्लैनेट। तो देखो जी m by r square कह रहे हैं तो m by r square का जितना ज्यादा वैल्यू होगा g उतना ज्यादा होगा। उसी तरह रो इंटू आर का जितना ज्यादा वैल्यू होगा उतना ज्यादा जी का वैल्यू होगा। तो वही चीज कह रहा है, रो इंटू आर या फिर एम बाय आर स्क्वायर, जितना ज्यादा इसका वैल्यू होगा उतना ज्यादा जी का वैल्यू होगा। ठीक। तीसरे पॉइंट पे आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। तो ये जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है स्मॉल जी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। एसआई यूनिट, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा वेक्टर क्वांटिटी ही होता है। एसआई यूनिट जी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, डायमेंशन एल टी माइनस टू होगा जो एक्सेलरेशन का होता है। व्हेन रेडियस ऑफ द प्लैनेट चेंजेस विदाउट एनी चेंज इन मास, मान लो मास कांस्टेंट है बस रेडियस चेंज कर रहा है, तो जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ऐसे लिख सकते हैं। और इस पे स्मॉल चेंज के समय देखो 1 by r स्क्वायर मतलब g इज प्रोपोर्शनल टू r रेज टू द पावर माइनस टू। तो अगर हम लोग ये देखेंगे कि इसमें क्या चेंज हो रहा है, फ्रैक्शनल चेंज देखेंगे तो डेल्टा g बाय जी इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स डेल्टा r बाय r। ये हम लोग वहां पे भी किए थे जब हम लोग एरर्स और अप्रोक्सीमेशंस पढ़ रहे थे, राइट। तो वहां पे हमने देखा था कि r रेज टू द पावर माइनस टू है, जो भी पावर होता है उतने टाइम्स ये एरर मैग्नीफाई हो जाए, तो माइनस टू टाइम्स डेल्टा आर बाय आर हो जाए। ठीक है। और अगर यही यहाँ पे तो बस एम आर स्क्वायर पे डिपेंडेंट था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर जी इज प्रोपोर्शनल टू एम बाय आर स्क्वायर तो मतलब जी इज प्रोपोर्शनल टू एम वन आर माइनस टू। तो यहाँ पे अगर हम लोग डेल्टा जी बाय जी निकालेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा एम बाय एम। ठीक है, डेल्टा एम बाय एम माइनस ऑफ टू टाइम्स डेल्टा आर बाय आर। क्यों? क्योंकि मास इनटू ये है, प्रोडक्ट जब होता है तो ये ऐड हो जाता है, और जो पावर यहाँ पे वन है, वन ही है तो डेल्टा एम बाय एम माइनस ऑफ यहाँ पावर टू है तो माइनस टू टाइम्स डेल्टा आर बाय आर। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Now acceleration due to gravity at height h above the surface of earth। तो हम लोग को वेरिएशन सब हम कर रहे हैं। वेरिएशन पहला जो है हाइट के हिसाब से जो वेरिएशन है उसको हम लोग रीड कर रहे हैं। मान लो ये रेडियस अर्थ का r है और इसके सेंटर से r डिस्टेंस तक हम जा रहे हैं, है ना, विच इज एट ए डिस्टेंस हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो
तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस ऑफ h। ठीक है। सो जो फोर्स होगा इस मास m पे, Gmm अपॉन r स्क्वायर होता है, ये फोर्स हो गया, राइट। सो विच इज m इंटू जी एच। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h निकालना होगा। ये gm अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, r को r प्लस h लिख लेंगे तो gm अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ निकालना है, gm बाय r स्क्वायर हो गया। फोर्थ और फिफ्थ वाले को अगर हम लोग कंपेयर कर लें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इज, तुम इसी में क्या करो, आर स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, मतलब जी एम इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जी एम बाय आर स्क्वायर को अब ले लो जी इंटू आर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है। सो जी इंटू आर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया। आर प्लस एच स्मॉल आर है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या है, इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, मतलब ये जो हाइट हम जिस पे जा रहे हैं दैट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, राइट। इन दैट केस व्हाट वी कैन राइट इज, ये जो हमारा आया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इज g टाइम्स r स्क्वायर बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। r स्क्वायर को बाहर कर लो यहाँ पे डिनोमिनेटर से भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, g टाइम्स r स्क्वायर by r square into 1 plus h by r raised to the power 2। r square कट गया, तो वही चीज कह रहा है, देखो 1 plus h by r raised to the power 2। अब g at h is equal to g times which is equal to g times g divided by 1 plus h by r का होल स्क्वायर हो गया। इसको ऊपर लेके चले जाओगे तो जी एच इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच बाय आर रेज टू द पावर -2। अब हमें पता है कि देखो h इज वेरी वेरी लेस देन r, so that means h by r is very very less than 1, so that means 1 plus h by r is approximately equal to 1 only। तो ऐसे सिनेरियो में h by r जब लेस देन इक्वल टू 1 है, उस सिनेरियो में मतलब कोई भी जो नंबर 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n होता है ना, वेयर x इज वेरी वेरी लेस देन 1, इसको हम लोग बाइनोमियली एक्सपेंड करते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको हम लोग जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस एन एक्स लिखते हैं, मतलब n जो पावर है उसको लाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये जी एच इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच बाय आर रेज टू द पावर -2 है, इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h विल बी g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर हो गया। ये -2 आके इससे मल्टीप्लाई हो गया, राइट। तो 1 माइनस 2h अपॉन आर हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, राइट। तो अब अगर इनको तुम निकालोगे कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, राइट। सो in that case देखो gh is equal to acceleration due to gravity at height h is g into 1 minus 2h by r। अब एब्सोल्यूट जो डिफरेंस है इन दोनों में, यहां तक आया समझ में सबको? Yes, sir. अब हम लोग को वेरिएशन ऑफ g विथ हाइट अगर हम लोग को देखना है, हमें ये पता है कि gh इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। r अगर इन्फिनिटी होगा, अगर हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां 0 हो जाएगा। एब्सोल्यूट डिक्रीज अगर हम लोग को निकालना है डेल्टा जी, ठीक है, इन जी, सो एब्सोल्यूट डिक्रीज क्या है, g माइनस जी डैश है, विच इज इक्वल टू g एट हाइट h हम लोग कह रहे हैं g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h बाय r था, राइट। इसको अंदर लेके चले जाओगे g माइनस 2gh अपॉन r हो गया। अब g माइनस जी डैश इज इक्वल टू 2gh अपॉन r,
तो ये g माइनस डी जी डैश है ना, ये डेल्टा जी है, मतलब एब्सोल्यूट डिक्रीज है। फ्रैक्शनल डिक्रीज करना होगा, डेल्टा जी बाई जी करना होगा। तो ये g को लाके उधर डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2h अपॉन आर हो गया। और परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज करना होगा, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100। सो दिस इज 2h अपॉन आर इंटू 100। तो ये परसेंटेज में निकाल के दे देगा। क्लियर है बच्चों? Is this clear to everyone? Yes, sir. अब ये क्वेश्चन देखो, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीज बाय 1%। तो हम लोग को बोल रहा है कि किस जगह पे डेल्टा जी बाय जी इंटू 100 इज इक्वल टू 2h बाय आर है। हमें हाइट निकालना है जहाँ पे ये क्या है, परसेंटेज डिक्रीज 1% का है। तो 1 इज इक्वल टू 2h अपॉन आर। आर का वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, 2h अपॉन 6400, और h इज इक्वल टू 6400 अपॉन 2, 3200 किलोमीटर होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will be the acceleration due to gravity on the surface of moon if its radius is 1/4 the radius of earth and its mass is 1/80th the mass of earth? तो देखो, acceleration due to gravity हमें मून पे निकालना है। so this is gm of moon by radius of moon का whole square। so this is मून का जो मास है अर्थ का मास का 1/80th है, मतलब 1/80 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। और रेडियस ऑफ मून जो है 1/4 है, 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। सो दिस इज GME अपॉन 80 अपॉन RE स्क्वायर बाय 16। सो दिस इज GME अपॉन RE स्क्वायर इंटू 16/80। GME अपॉन RE स्क्वायर स्मॉल g by 5 हो गया। So acceleration due to gravity on moon is acceleration due to gravity upon 5। जो अर्थ पे जो acceleration due to gravity है upon 5। तो हमेशा डेटा जो दिया होता है उससे सॉल्व करना चाहिए। मैं बार बार ये बोलूंगा कि डोंट राइट डायरेक्टली कि हमको पता है g/6 होता है 1/6, हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, टिक मार दिया। वैसा नहीं करेंगे, जो वैल्यूज दिए हुए हैं उसके हिसाब से सॉल्व करके निकालेंगे क्या वैल्यू आ रहा है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. 11th क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 1/9 ऑफ इट्स वैल्यू एट द अर्थ सरफेस। हम लोग को निकालना है किस हाइट पे 1/9 हो जाएगा वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज ऑन अर्थ सरफेस। तो हम लोग को पता है किसी हाइट h पे जो g एट हाइट h इज इक्वल टू GM बाय
आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इसको हम लोग जी एम बाय आर स्क्वायर कर लें, 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। जी एम बाय आर स्क्वायर का वैल्यू स्मॉल जी है, डिवाइडेड बाय स्मॉल जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, राइट। सो अब कह रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इज 1/9 द वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब g अपॉन 9 इज इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। सो देखो ये जी कैंसिल हो गया, 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर इज 9, so this will be 1 plus h upon r is equal to whole square is 3 square, so 1 plus h upon r is 3 और h upon r is 3 minus 1 2, 1 उधर चला जाएगा, so h is equal to 2r, 2 into 6400 किलोमीटर, 12800 किलोमीटर। तो अगर हम लोग 12,800 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तब जाके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/9 होगा। क्लियर बच्चों? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ट्वेल्थ है, a particle hanging from a spring stretches it by 1 centimeter at earth surface। मान लो स्प्रिंग से एक मास अटैच्ड है, ये नीचे जो फोर्स होगा mg होगा, इस पे ऊपर के तरफ जो फोर्स होगा kx होगा, राइट। अब जब ये सरफेस ऑफ अर्थ पे था तो उस समय kx इज इक्वल टू mg। अब कह रहा है एट अ प्लेस 800 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, जब ये किसी हाइट h पे चला गया तो वहां पे जो एक्सटेंशन है मान लो x डैश है वो mg डैश हो गया। mg डैश मतलब mg बाय हम लोग 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर अभी देख रहे थे, ये फॉर्मूला अभी तुरंत डिराइव किया था ना हम लोगों ने, याद है ना आप लोग को? Yes, sir. तो इसको अब हम लोग डिवाइड कर देते हैं दोनों को, फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन। सो डिवाइडिंग 1 by 2 we have kx upon kx dash mg upon mg 1 plus h by r का होल स्क्वायर, mg कैंसिल, k और k कैंसिल। तो इससे जो हमारा इक्वेशन आएगा x डैश इज इक्वल टू x अपॉन या x dash into this x dash into 1 plus h by r का होल स्क्वायर is equal to x। So x dash is x divided by 1 plus h by r का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लो अब, है ना। हम लोगों को निकालना है h का वैल्यू 800 किलोमीटर दे रखा है, x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 800 6400 का होल स्क्वायर, 8 प्लस 1 9 बाय 8 का होल स्क्वायर हो गया। x डैश इज इक्वल टू x इंटू ये 8 ऊपर चला जाएगा 64 बाय 81। सो x डैश इज इक्वल टू x कितना है हमारा 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 64 बाय 81 सेंटीमीटर। 64 बाय 81 अगर हम लोग निकालेंगे तो 0.79,
0.79 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, तो अगर हम लोग 800 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो यही जो 1 सेंटीमीटर का जो एक्सटेंशन था स्प्रिंग में, वो एक्सटेंशन अब 0.79 सेंटीमीटर का हो जाए। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? एक सेकंड सर बस। लिख लिया सर। So acceleration due to gravity at depth d below the surface of earth. So small g का जो वैल्यू है यहाँ पे, मान लो जी डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो सरफेस पे है उसको जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो सरफेस ऑफ अर्थ यहाँ पे था, और इससे अगर डी डेप्थ पे आए यहाँ पे, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डी हो गया, और ये जो स्मॉल आर है यहाँ सेंटर से जो इसका डिस्टेंस स्मॉल आर है, दिस इज रेडियस आर माइनस डेप्थ डी, ये स्मॉल आर हो जाएगा। राइट, हम लोगों को पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g is gm by r square, which is can also be written as 4 by 3 pi g into r, 4 by 3 pi rho into g into r, अगर हम डेंसिटी और रेडियस के टर्म्स में लिखते हैं, और ये मास और रेडियस के टर्म्स में लिखते हैं। So let gd is acceleration due to gravity at point p inside the surface of earth, d डेप्थ हो गया, और r जो है वैल्यू हम r minus d लिखते हैं। Acceleration due to gravity at a distance r from the surface of earth, है ना, इज 4/3 पाई जी रो इंटू स्मॉल आर हो गया, है ना, क्योंकि अब हम लोग डेंसिटी के टर्म्स में निकाल रहे हैं। तो अगर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी डेप्थ डी पे निकालेंगे, तो वहां पे जो डिस्टेंस लेंगे स्मॉल आर ही यूज करेंगे यहाँ पे आर के जगह, और आर जो बिकॉज आर माइनस डी के बराबर है, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 4/3 पाई जी रो इंटू आर माइनस डी। क्लियर है बच्चों? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को अगर हम लोग मिला लें, तो हमें ये पता है कि भाई इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 4/3 पाई जी रो इंटू आर माइनस 4/3 पाई जी रो इंटू डी। अब ये जो वैल्यू है ये, राइट, आप क्या करो, 4/3 पाई जी इंटू, इसको ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर लो, तो अब इसमें ना 4/3 पाई जी रो इंटू आर को कॉमन ले लो, 1 माइनस डी अपॉन आर हो जाएगा। ये जो पूरा वैल्यू है वो जी के बराबर है, जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर इज इक्वल टू जी एट ए डेप्थ डी निकल जाएगा, जी डी। अब इसको सॉल्व कर लो, जी डी इज इक्वल टू जी माइनस जी डी बाई आर, इसको उधर लेके जाएंगे, सो दिस इज जी डी बाई आर इज इक्वल टू जी माइनस जी डी। तो ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट, है ना, ये एब्सोल्यूट जो इसमें चेंज है वो चेंज हम लोग को निकल जाएगा डेप्थ डी पे, कि डेप्थ डी पे कितना चेंज आएगा, दैट इज जी डी बाई आर के बराबर। ठीक है, जैसे वहां पे आ रहा था याद है 2h बाय आर के बराबर, यहाँ पे जी डी बाय आर है, डी डेप्थ है, वहां पे h हाइट था, यहाँ पे जी डी बाय आर। अब ये आप देखिए कि वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ डी हम लोगों ने निकाला इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर माइनस डी। सो अगर जी मतलब सेंटर ऑफ अर्थ पे हम लोग चले जाएंगे तो डी का वैल्यू आर के बराबर हो गया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ 0 हो जाएगा। एब्सोल्यूट डिक्रीज अगर हम लोग डेल्टा जी देखते हैं, जी माइनस जी डी, तो वो डी जी बाय आर जो अभी हम लोग दिखा रहे थे, डेप्थ डी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस, और आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ है। फ्रैक्शनल डिक्रीज होगा तो वो डी बाय आर हो गया, है ना, डेल्टा जी बाई जी कर देंगे, जी को लाके डिवाइड कर देंगे इस तरफ, तो ये डी अपॉन आर हो गया। और परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज करना है तो डी बाई आर इंटू 100% हो गया। तो एक चीज देखो, वहां पे वो चीज था
2hg/r, यहाँ पे 2h/r था और ये 2h/r/100 था। ये कब था? जब हाइट h पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे डेप्थ d पे जा रहे हैं, तो देखो जब हाइट पे जा रहे हैं तो डबल से इंक्रीज कर रहा है। मान लो तुम सरफेस से h हाइट ऊपर जाते हो और दूसरा h हाइट बिलो आते हो। जब h हाइट ऊपर जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, 2h/r से चेंज करेगा उसका फ्रैक्शन, डिक्रीज जो होगा, रेट ऑफ चेंज जो है 2h/r हो गया। और यहाँ पे जब नीचे जाएंगे तो वो h/r होगा। तो देखो वही चीज लिखा है कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द अर्थ इज डबल दैट ऑफ इनसाइड द अर्थ। इनसाइड द अर्थ जिस रेट से डिक्रीज कर रहा है, ऊपर जाएंगे सरफेस के हाइट पे जाएंगे तो वो डबल उसके स्पीड से इंक्रीज करेगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Now variation in g, so basically with radius r from the center of earth. तो देखो सेंटर ऑफ अर्थ से हम लोग देख रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 4/3π0, ये सब तो सब कांस्टेंट है, राइट? तो बिकॉज स्मॉल r से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसका जो ग्राफ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट बनेगा। और जब हम लोग ऊपर जा रहे थे, ठीक है, तो वहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर ऑफ r से, तो वहां पे इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो ये g का जो वेरिएशन है, ये हम लोग सरफेस पे मैक्सिमम होगा, सरफेस से कम पे भी डिक्रीज करेगा और ज्यादा होने पे भी डिक्रीज करेगा। ज्यादा होने पे डबल रेट से डिक्रीज करता है, यहाँ पे से डिक्रीज करता है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ठीक है ना? सो आज के लिए इतना ही, विल स्टॉप हियर ओनली, है ना? इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ा सा वो शेप और उस पर हम लोग बात करेंगे। फिर ग्रेविटेशनल फील्ड है, पोटेंशियल है और पोटेंशियल एनर्जी है, उसके बाद एस्केप स्पीड और जो भी वो सारी चीजें। ठीक है, अभी नाश्ता वास्ता कर लो, खाना वाना खा लो और बैठो पढ़ाई मतलब टेस्ट देने के लिए, राइट?